हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वाणी। और बच्चों, आज जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बेस्ड रहेगा किस पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, केपलर ने जो अपनी 3 रूल्स दिए थे, उन्हीं 3 रूल्स को आगे फॉलो करके न्यूटन ने अपना एक रूल बनाया। जैसे केपलर ने क्या बताया था कि हर एक प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, तो फिर न्यूटन कहता है कोई ना कोई फोर्स तो होगा ही जो उसको घुमा रहा है, प्लेनेट को सन के अराउंड। और फिर उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स प्लेनेट को सन के अराउंड घुमा रहा है, वही फोर्स मून को अर्थ के अराउंड घुमा रहा है, और वही फोर्स हम हर चीज को क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ नीचे गिरा रहा है। यानी उसी फोर्स के जरिए अर्थ भी क्या कर रही है, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो फिर न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला कि यूनिवर्स की हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स की हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है बाय ए फोर्स, ठीक है, या विद ए फोर्स। और वो फोर्स जो होता है दो बॉडीज के बीच, वो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इट एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर बॉडी। ठीक है, यूनिवर्स की हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है विद ए फोर्स, एक फोर्स लगा के, विच इज, वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m1 m2। यानी जितना मासेस की मल्टीप्लाई की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है, उतना बॉडीज के बीच फोर्स ज्यादा लगेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, बिटवीन देयर सेंटर्स। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बच्चों, आर यहाँ पर क्या है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर होगी बात। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड कर दें, 1 और 2 वाली अपनी दोनों इक्वेशंस को बच्चों कंबाइन कर दें, तो देखो क्या रिजल्ट बनेगा अपने पास। ये पेन यूज करते हैं, तो क्या रिजल्ट बनेगा, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के बराबर का साइन लगाएंगे तो जी यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जी यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। हेयर जी इज ए कांस्टेंट, जी इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड, और इसको बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो फोर्स जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इनको कंबाइन किया तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के बराबर का साइन लगाएंगे तो जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और इस जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू हर जगह क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। और वैल्यू कितनी मिलेगी वो देखते हैं बेटे। इस जी की वैल्यू जो है वो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से निकाली गई थी। हमको वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं करना, बस हमको सिर्फ इसकी वैल्यू का पता होना चाहिए बच्चों। तो इस जी की जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज 6.6710 की पावर -11, 6.6710 की पावर -11। अब इस जी की वैल्यू देखो, ये आ गई 6.6710 की पावर -11। इस जी का यूनिट निकालते हैं बच्चों। तो देखो जी का यूनिट कैसे निकालेंगे, जी यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब एफ का यूनिट क्या हो गया, एफ का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, आर का मीटर, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या बन गया मीटर, मीटर की स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया किलोग्राम, किलोग्राम तो क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या बन गया ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया, जी का यूनिट बन गया। क्या बन गया, जी का यूनिट बन गया। समझ में आ गई बात बच्चों। अब आप देखो ये क्या कह रहा है, यूनिवर्स की हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर ये जैसे मान लो हमारे पास अर्थ पे ये एक हमने टेबल रखी हुई है, एक पैर यहाँ बना देते हैं भाई, ये हमने एक टेबल रखी हुई है, ये हमने एक चेयर रखी हुई है। ये हमने एक चेयर रखी हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेती। यूनिवर्स जो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके हिसाब से तो यूनिवर्स की हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो फिर ये एक दूसरे से भिड़ जाने चाहिए। तो देखो बेटे, अब जो यूनिवर्स की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है वो किस फार्मूले के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करती है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हो जी की वैल्यू बहुत कम है, जी की वैल्यू बहुत कम है। तो अब जी की वैल्यू कम है तो फिर इनके बीच फोर्स भी क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। ठीक है, अब जितना इनके बीच फोर्स लगेगा उससे ज्यादा तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर ये अर्थ पे रखे हुए हैं तो अर्थ फ्रिक्शन भी लगाएगी, तो इस वजह से ये एक दूसरे से भिड़ेंगे नहीं। हाँ, इफेक्टिव हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कब नजर आएगा, देखो जी की वैल्यू क्या है 6.6710 की और -11। अब सपोज करो हमारे पास एक बॉडी का मास 10 की पावर 12 किलो हो गया, 10 की और 15 किलो हो गया, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो गई। तो हमारे पास जो है एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, दो बॉडीज के बीच जो फोर्स है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो हैवी बॉडीज के केस में हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जर्व होता है, जो बहुत हैवी बॉडीज हैं, सेलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, इनके केस में तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इजिली ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई छोटी मोटी बॉडीज हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती तो है लेकिन कम लगा पाती हैं, इस वजह से उनके बीच मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम नहीं देख पाते। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारा बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो इसके सपोर्ट में काफी सारी बातें हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या क्या बातें हैं देखो, एविडेंस टू सपोर्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एविडेंस टू सपोर्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या क्या एविडेंस है बच्चों, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ,
फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। क्लियर होगी बात। ये सारी बातें जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग होती हैं बच्चों। अब देखो हम इसमें एक डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। देखो बच्चों, ये हमारे पास बॉडी है m1 मास की और ये हमारे पास बॉडी है m2 मास की। ठीक है, अब न्यूटन कहता है यूनिवर्स की हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये वाली बॉडी भी इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। ये फोर्स हमने मान लिया F12, F12 मतलब 1 पे 2 की वजह से, 1 पे 2 की वजह से, F12 1 पे 2 की वजह से। और ये फोर्स क्या हो गया, F21 2 पे 1 की वजह से। Two bodies of mass m1 and m2 kept at distance r। कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, r डिस्टेंस पे। लेट F12 फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, F21 फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। ठीक है बच्चों, F12 का मतलब m1 पे फोर्स किसकी वजह से, m2 की वजह से, और F21 का मतलब m2 पे फोर्स किसकी वजह से, m1 की वजह से। देखो अब आगे F12, अब हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस में कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो F12 जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए क्या हो गया, आर कैप। ठीक है, अब आप ये देखो जो F12 की डायरेक्शन है वो किस तरफ है बच्चों, 1 से 2 की तरफ है, तो आर कैप के नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 2। अब हम यहाँ देखो ध्यान दो बेटे कि फोर्स हम किस में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो ये यहाँ तक तो क्या है, दो बॉडीज के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ हमने क्या लगा दी, डायरेक्शन लगा दी। F21 अगर हम निकालें, F21 क्या आ जाएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन किधर हो गई, हाँ ये क्लियर हो गया।
हाँ आप देखो, जो बच्चों R12 की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और जो R21 की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो R12 और R21 दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो जब दो डायरेक्शन से एक दूसरे से क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं बच्चों, जब दो डायरेक्शन से एक दूसरे से अपोजिट होंगी तो उसमें से हम एक डायरेक्शन को क्या ले सकते हैं, दूसरे का निगेटिव, और ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में अपने पास। ये यहाँ हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। R12 की जगह क्या लिख देंगे, -R21। R12 की जगह फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या लिख दिया, -R21। तो माइनस का G m1m2/r², R21 F12। अब बच्चों ये चीज देखो, ये चीज जो है, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज है F21 के बराबर है। यानी जितना 1 पे 2 लगा रहा है फोर्स, उतना ही 2 पे 1 लगा रहा है, जितना 1 पे 2 लगा रहा है उतना ही 2 पे 1 लगा रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी दूसरी भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी। यानी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। देखो बेटे यहाँ से साफ पता लग रहा है, F12 यानी 1 पे 2 का फोर्स, F21 यानी 2 पे 1 का फोर्स वैल्यू में क्या आए हैं, बराबर आए हैं, वैल्यू में बराबर आए हैं। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। जो F12 है वो इसको क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है, ठीक है, और F21 जो है वो इधर खींच रहा है। क्लियर होगी बात। तो हेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। क्लियर होगी बात। अब इसमें बेटे जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बॉडी है उसका मास m है, दूसरी बॉडी है उसका मास 10m है। अगर m वाला जो है वो 10m पे फोर्स F लगा रहा है तो 10m वाला जो है वो m पे कितना फोर्स लगाएगा। तो इसमें देखो बेटे क्या है कि अभी हमने डिस्कस किया है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पे क्या करती हैं, सेम फोर्स लगाती हैं। तो व्हाट एवर भी देवर मास, मतलब कुछ भी मास हो उनका, चाहे एक का ज़्यादा हो चाहे एक का कम हो। मान लो सपोज करो ए बॉडी भारी है, ए बॉडी का मास ज़्यादा है और बी बॉडी का मास कम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना फोर्स ए लगाएगी बी पे उतना ही बी वाला जो है वो ए पे लगाएगा, ठीक है। यानी फोर्सेस हमेशा उनके किस रेशो में होंगे, 1:1 में। तो ये बच्चों हमारा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म भी कर लिया है, इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो और डिस्कस कर लेते हैं। फिर कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी के अंदर हमारे पास है एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये देखो बच्चों, ये जैसे हमारे पास m0 मास की बॉडी है,
इसके आसपास कई बॉडीज पड़ी हैं, तो ये सारी बॉडीज पे फोर्स लगाएंगे। M1 वाली लगाएगी फोर्स F01 मतलब 0 पे 1 की वजह से, M2 वाली लगाएगी F02 मतलब 0 पे 2 की वजह से, ये वाली लगाएगी 0N मतलब 0 पे N की वजह से। तो अब ये क्या कहता है, अगर एक बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, एक बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। नेट फोर्स क्या होगा, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। अकॉर्डिंग टू इट, इफ नंबर ऑफ बॉडीज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, यानी नंबर ऑफ बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देन नेट फोर्स ऑन ए गिवन बॉडी इज वेक्टर सम of all individual forces due to all individual bodies। मतलब एक बॉडीज पे अगर हमें नेट फोर्स निकालना हो एक बॉडी पे, तो वो क्या हो जाएगा, उस बॉडी पे जितने भी फोर्स लगाए जा रहे हैं अलग अलग बॉडी के द्वारा, उन सारे फोर्सेस का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। F01 F02 सो ऑन F0N। सारे फोर्सेस को हमने क्या करना है बच्चों, वेक्टर के रूल से ऐड करना है। सारे फोर्सेस को हमने क्या करना है, वेक्टर के रूल से ऐड करना है। तो यहाँ तक हम फिनिश करेंगे आज के लेक्चर में, और कल जो हमारा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा किस पे, इसके न्यूमेरिकल्स पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।